नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के पेपर सेकंड जो राजस्थान का इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है साहित्यिक स्रोत, अर्थात राजस्थान के इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत। छात्रों, हमने पिछले वीडियो में जो राजस्थान के इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन किया था और अब हम छात्रों साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। छात्रों, राजस्थान के जो गौरवमय इतिहास है उसको जानने में साहित्यिक स्रोतों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से तत्कालीन समय के राजस्थान की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक स्थिति का हमें पता चलता है। राजस्थान की स्थापत्य कला का पता चलता है, राजस्थान की मूर्ति कला का, राजस्थान की चित्रकला का, राजस्थान के प्रशासन का हमें पता चलता है। राजस्थान पर जिन विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया उनका हमें पता चलता है। राजस्थान के रीति रिवाज, तीज, त्योहार, जोहर प्रथा, जो यहाँ प्राचीन समय में जो प्रथाएं विद्यमान थी, जैसे जोहर प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध, दास दासी प्रथा, इस प्रकार की जो प्रथाएं थी उन सभी प्रथाओं का हमें साहित्यिक ग्रंथों के माध्यम से पता चलता है। साहित्यिक ग्रंथ राजस्थान में भारी मात्रा में लिखे गए और इन साहित्यिक ग्रंथों के माध्यम से हमें सटीक तौर पर राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो छात्रों, हम साहित्यिक स्रोतों का आज अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पृथ्वीराज विजय इस पुस्तक का जो रचनाकार था जयानक भट्ट। जयानक भट्ट छात्रों कश्मीर का पंडित था, मतलब कश्मीर का रहने वाला था, ये निवासी था कश्मीर का ये निवासी है छात्रों। और कश्मीर से ये राजस्थान में अजमेर के राजा पृथ्वीराज तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाने जाते हैं, उनके दरबार में आया और जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में अजमेर के विकास का वर्णन है। पृथ्वीराज चौहान द्वारा अपने साम्राज्य का जिस प्रकार से विकास किया गया, जिस प्रकार से विस्तार किया गया, उसका इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ इस ग्रंथ में तत्कालीन समय के राजपूताना की जो रियासतें थी उन रियासतों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा छात्रों, अगला जो हमारा साहित्यिक स्रोत है पृथ्वीराज विजय के बाद में हमारा जो अगला साहित्यिक स्रोत है वो है पृथ्वीराज रासो। छात्रों, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, इसका रचनाकार है, जो इसको लिखने वाला है वो है चंद्र बरदई। चंद्र बरदई द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई, परंतु चंद्र बरदई इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर सका और पूरा करने वाला इस चंद्र बरदई का पुत्र है जिलहन। पूरा किसने किया छात्रों? चंद्र बरदई के पुत्र जिलहन ने। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं, उसका यह वर्णन करता है। राजकुमारी संयोगिता, जो कन्नौज की राजकुमारी थी संयोगिता, उसका तथा अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान का प्रेम प्रसंग का इसमें वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज चौहान द्वारा गुजरात के शासक को पराजित करना तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा चंदेल वंश के शासक को पराजित करना तथा 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित करना, इस बात का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। और इस ग्रंथ में एक बात यह भी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा 1192 ईस्वी के जो तराइन के जो दूसरा युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान धोखे से पराजित हो गया। किससे? मोहम्मद गौरी से। अर्थात 1192 ईस्वी के युद्ध के समय मोहम्मद गौरी की सहायता पृथ्वीराज चौहान के ससुर जयचंद राठौड़, जो कि जयचंद गढ़वाल के नाम से भी जाना जाता है, जयचंद गढ़वाल ने, जो कन्नौज का शासक है, ये मदद कर रहा है। ये पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण के लिए
आमंत्रित कर रहा है मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पराजित कर देता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। तो छात्रों, जो पृथ्वीराज रासो नामक जो ग्रंथ है ये हमें पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रबरदाई और उसके जो दरबारी कवि, ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी था और दरबारी कवि भी था। तो इस चंद्रबरदाई ने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र को लेकर, पृथ्वीराज चौहान की विजयों को लेकर, पृथ्वीराज चौहान के प्रशासन को लेकर तथा पृथ्वीराज चौहान के प्रेम प्रसंग को लेकर उसने एक रासो मतलब वीरता पूर्वक एक जो वीरता का बखान करते हैं, ऐसे ग्रंथ क्या कहलाते हैं? रासो। तो पृथ्वीराज चौहान की जो वीरता का बखान करने वाला, पृथ्वीराज चौहान के प्रशासन का उसके द्वारा धार्मिक तथा सामाजिक जो कार्य करवाए गए थे उन सभी के उल्लेख करने वाले ग्रंथ पृथ्वीराज रासो का इसने निर्माण किया। परंतु चंद्रबरदाई इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर सका और इस ग्रंथ को चंद्रबरदाई का जो पुत्र था वो कौन था? चंद्रबरदाई का ये क्या था? पुत्र था। कौन? जिलहन। चंद्रबरदाई के पुत्र जिलहन ने इस ग्रंथ को पूरा किया। इस ग्रंथ में 1191 ईस्वी का जो तराइन का युद्ध हुआ, तराइन युद्ध, यह युद्ध तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तराइन का क्या था? प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से भी यह युद्ध जाना जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी तुर्क आक्रमणकारी था, ये मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्या किया? पराजित कर दिया। इस बात की जानकारी हमें मिलती है तथा इसके अलावा इस ग्रंथ में यह भी हमें जानकारी मिलती है कि इस मोहम्मद गौरी ने उन्हें 1192 ईस्वी में आक्रमण किया। किस पर? अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान पर। अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान पर 1192 ईस्वी में आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी, और तराइन का दूसरे जो लड़ाई है, तराइन की जो दूसरी फाइट है वो प्रारंभ होती है 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध या तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों धोखे से पराजित हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है, परंतु बंदी बनाकर और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है। लेकिन ये जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, ये ग्रंथ ये बताता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं की। पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाकर और मोहम्मद गौरी को मार दिया। इस बात का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। इस पृथ्वीराज रासो नामक जो ग्रंथ है इसमें हमें एक प्रसिद्ध दोहा मिलता है जिससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को शब्द भेदी बाण चलाकर मार दिया। जैसे इस ग्रंथ में कौन सा दोहा है छात्रों? इस ग्रंथ में दोहा है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ताम ऊपर सुल्तान, ताम ऊपर सुल्तान, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। ये दोहा छात्रों हमें पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है इसमें पता चलता है। और इस दोहे में चंद्रबरदाई बोलता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताहे पे सुल्तान मत चूके चौहान। अर्थात पृथ्वीराज चौहान ने इस दोहे के अनुसार ये सिद्ध हो रहा है कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को मार दिया गया। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने अंधा करवा दिया था, लेकिन आंखों से अंधा होते हुए भी सूरवीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को मार दिया गया शब्द भेदी बाण चलाकर। ये बात कौन सिद्ध कर रहा है? ये बात चंद्रबरदाई का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो ये सिद्ध कर रहा है कि गजनवी में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान द्वारा शब्द भेदी बाण चलाकर मार दिया गया। तो छात्रों, इस प्रकार से इस ग्रंथ से
पृथ्वीराज रासो नामक जो ग्रंथ है उससे हमें उस समय की, अर्थात जिस समय पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी अपने अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो उस समय के हमें राजपूताना की अर्थात राजस्थान की, हमें उस समय के राजस्थान की तत्कालीन प्रशासनिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, युद्धों, साम्राज्य विस्तार, रीति रिवाजों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से छात्रों जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से हमें राजपूताना के गौरवमय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो हमारा साहित्यिक स्रोतों में हमारा जो बिंदु है छात्रों वो है हमीर रासो। छात्रों इस जो ग्रंथ को लिखने वाला था जोधराज नाम के विद्वान ने इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में रणथंभौर के राजा हमीरदेव चौहान का उल्लेख तथा अलाउद्दीन खिलजी, ये दिल्ली का शासक था, अलाउद्दीन खिलजी का 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण की हमें जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों हमीर रासो जो ग्रंथ है जोधराज नाम के विद्वान द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में हमें पता चलता है रणथंभौर के राजा, छात्रों आपने सुना होगा त्रिनेत्रधारी गणेश जी का मंदिर है, सबसे बड़ा जो गणेश जी का मंदिर है वो अपने सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर का जो किला है उसमें स्थित है। तो यही वो रणथंभौर है जहां अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है 1301 ईस्वी में आक्रमण करता है यहाँ के राजा हमीरदेव चौहान पर, और हमीरदेव चौहान वीरता पूर्वक युद्ध करते हैं। तो इस ग्रंथ में हमीरदेव चौहान की वीरता का पता चलता है। हमीरदेव चौहान द्वारा जो कार्य करवाए गए थे, प्रशासनिक कार्य, सामाजिक कार्य, उन सभी कार्यों का हमें पता चलता है। तो ये हमीरदेव समय के 1301 ईस्वी के रणथंभौर राज्य का उल्लेख कर रहा है। तो हमें इससे जानकारी मिलती है कि रणथंभौर में राजा हमीरदेव चौहान हुआ करते थे और उन पर आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी कौन सा था 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार से छात्रों हमें हमीर रासो से हमीरदेव चौहान की वीरता की जानकारी तथा अलाउद्दीन के आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है। छात्रों अगला जो हमारा बिंदु है वो है हमीर महाकाव्य। इसका जो रचनाकार था छात्रों, रचनाकार जो इसे लिखने वाला था वो था नयन चंद्र सूरी। छात्रों हमीर महाकाव्य ग्रंथ में भी क्या मिल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया और रणथंभौर दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। जब ये जीत नहीं सका इस किले को, तो इसने क्या किया कि रणमल तथा रतिपाल नाम के जो विश्वासघाती सरदार थे उन सरदारों को अपनी तरफ मिलाया और दुर्ग में प्रवेश करने का गोपनीय मार्ग इसने पता कर लिया। छात्रों रणथंभौर दुर्ग में जब मुस्लिम सेना प्रवेश कर गई तब हमीरदेव चौहान युद्ध करते हुए 1301 ईस्वी में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और इनकी जो हमीरदेव चौहान की पत्नी है रंग देवी, हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी तथा पुत्री देवल देवी, इन्होंने क्या किया कि सैकड़ों स्त्रियों के साथ में जल कुंड में कूदकर जल जौहर कर लिया, अर्थात जल कुंड में कूदकर अपने शत्रु की रक्षा की। छात्रों अब यहाँ पर जौहर का शब्द जोहर नाम आ गया है कि इन्होंने जौहर किया। जौहर, तो जौहर होता क्या है? जौहर प्राचीन समय में जब मुस्लिम शक्तियां राजपूत दुर्ग पर या हिंदुओं के दुर्ग पर आक्रमण करती थी तब
स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, राजपूत नारियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्निकुंड या जल कुंड में कूदकर अपने प्राण दे देती थी। इस क्रिया को क्या कहते थे? जल जोहर। इस क्रिया को कहते थे जोहर। यदि उन स्त्रियों ने अग्निकुंड में कूदकर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हैं तो वो कहलाएगा अग्नि जोहर। यदि स्त्रियों ने जल कुंड में कूदकर अपने प्राण दे दिए सतीत्व की रक्षा के लिए तो वो कहलाएगा जल जोहर। तो इस प्रकार से जब कोई जो मुस्लिम शक्ति किसी हिंदू दुर्ग पर, किसी राजपूत दुर्ग पर आक्रमण करती थी, तब वहां की स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देती थी। तो इस क्रिया को कहते थे जोहर। राजस्थान में सर्वप्रथम जोहर का प्रमाण रणथंभौर के किले में मिलता है। राजस्थान में सर्वप्रथम जल जोहर का प्रमाण वो भी रणथंभौर के किले में मिलता है। तो इस प्रकार से छात्रों हमीर महाकाव्य में बताया गया है कि 1301 ईस्वी में रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके और किले पर विजय प्राप्त कर ली और हमीर देव चौहान की जो पत्नी रंग देवी तथा पुत्री देवल देवी ने जोहर किया। इसके अतिरिक्त छात्रों नैनचंद सूरी जो हमीर देव चौहान को हठी राजा के नाम से संबोधित करते हैं, ये बताते हैं कि रणथंभौर के राजा कोई भी किसी भी बात का प्रण कर लेते थे, अर्थात हट कर लेते थे, उस हट को ये पूरी करते थे। तो इस प्रकार से छात्रों हमीर महाकाव्य में छात्रों हमीर देव चौहान की वीरता बताने वाला एक ग्रंथ, एक जो दोहा बताया गया है। दोहा कौन सा है छात्रों? वो दोहा है सिंह सवन सतपुरुष वचन, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदलन फलत एक बार, कदलन फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़ैन दूजी बार। छात्रों हमीर महाकाव्य में यह दोहा बताया गया है हमीर देव चौहान की वीरता को प्रदर्शित करता हुआ कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदलन फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़ैन दूजी बार। अर्थात सिंह एक ही बार अपने जो जन्म काल के अंदर, अपने पूरे जीवन काल के अंदर सिंह एक ही बार संतान उत्पन्न करता है। अपने जीवन काल में सिंह एक ही बार संतान उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से सतपुरुष वचन, जो सच्चा ऋषि मुनि सच्चा पुरुष होता है, किसी भी व्यक्ति को कोई श्राप या वरदान दे देता है तो वो फलीभूत होता है, वो पूरा होता है, उसे विफल कोई नहीं कर सकता है। कदलन फलत एक बार, केले के वृक्ष पर फल एक ही बार लगता है, दोबारा नहीं लगता है। त्रिया तेल, स्त्री के तेल पान हल्दी मेहंदी पीठी, अर्थात जो बांध बैठ जाता है उसके बाद उसके तेल पान होता है, हल्दी मेहंदी चढ़ती है, पीठी चढ़ती है, ये एक ही बार होती है। उसके बाद में इस स्त्री को विवाह करना अनिवार्य हो जाता है। इसी प्रकार से हमीर हट, जो हमीर देव चौहान है, जो रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान है, वो हट भी एक ही बार करते थे और जो हट कर लेते थे उसे पूरा करते थे। इसीलिए कहा गया है कि सिंह सवन, सिंह एक ही बार जो संतान को जन्म देता है, सतपुरुष वचन सच्चा ऋषि मुनि एक ही बार कोई श्राप वरदान दे देता है तो वो फलीभूत हो जाता है। कदलन फलत एक बार, केले के वृक्ष पर फल एक ही बार लगता है, दोबारा नहीं लगता है। त्रिया तेल स्त्री के हल्दी मेहंदी पीठी, जो हल्दी चंदन करते हैं उसके बांध बैठ जाता है, उसके बाद में उसका विवाह अनिवार्य हो जाता है। इसलिए हल्दी मेहंदी पीठी एक ही बार होती है, दोबारा नहीं होती उसके। हमीर हट चढ़े ने दूसरी बार, हमीर देव चौहान जो रणथंभौर के राजा हैं, कोई भी प्रतिज्ञा कर लेते थे या कोई दृढ़ निश्चय कर लेते थे अर्थात हट कर लेते थे, उसे वो पूरा करते थे। जब 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के राजा पर आक्रमण किया और उनको कहा कि जो आपने शरण दे रखी है मोहम्मद शाह मंगोल को, उस मोहम्मद शाह मंगोल जो मेरा विरोधी है उसे आप लौटा दो, परंतु
हमीर देव चौहान ने कहा शरणागत है ये, मैंने इसको शरण दी है, मर जाऊंगा लेकिन लौटाऊंगा नहीं। और इसी बात के चलते 1301 ईस्वी में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हमीर देव चौहान युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि हमीर महाकाव्य के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जब चारों तरफ से हमीर देव चौहान को मुस्लिम जो सेना थी, मुस्लिम सेना ने जब घेर लिया मुस्लिम सेना ने जब घेर लिया, तब हमीर देव चौहान द्वारा अपनी तलवार से अपना शीश काटकर रणथंभौर दुर्ग में स्थित भगवान नीलकंठ के मंदिर में अपना शीश चढ़ा दिया। ऐसा कहा जाता है। आज भी कटी हुई जो पाषाण की जो गर्दन है वो रणथंभौर दुर्ग में विद्यमान बताई जाती है। तो इस प्रकार से इसे हमीर महाकाव्य जो नयनचंद्र सूरी नाम के विद्वान का है, इससे हमें हमीर देव चौहान की वीरता की जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो हमारा छात्रों ग्रंथ है वो है नैणसी रिख्यात। इसका जो रचनाकार था मोहनोद नैणसी छात्रों जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दीवान थे। जसवंत सिंह प्रथम। और मोहनोद नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल के नाम से भी जाना जाते हैं। ये आपके न्यू टाइप में पूछते हैं छात्रों, और कंपटीशन में भी आता है इस प्रकार का प्रश्न। न्यू टाइप में आपका कई बार ये पूछा गया है कि राजस्थान का अबुल फजल कौन कहलाता है? मोहनोद नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का जो अबुल फजल है वो मोहनोद नैणसी है। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रथम के ये दीवान थे, और इन्होंने राजस्थान की सबसे बड़ी ख्यात कौन सी ख्यात है? नैणसी ख्यात। ये राजस्थान की सबसे बड़ी ख्यात है। राजस्थान की सबसे बड़ी ख्यात भी एक प्रकार के ग्रंथ होते हैं। इसमें राजाओं की वीरता के बारे में, राजाओं के प्रशासनिक कार्यों के बारे में, उनके आर्थिक कार्यों के बारे में, साम्राज्य विस्तार के बारे में, मतलब उनकी संपूर्ण जानकारी ख्यात साहित्य के अंदर प्रस्तुत की जाती है। तो इस प्रकार से छात्रों जो मोहनोद नैणसी की ख्यात लिखी, इस ख्यात में जोधपुर रियासत जो मारवाड़ रियासत के नाम से भी जानी जाती थी, मारवाड़ रियासत अर्थात जोधपुर रियासत की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति का पता चलता है। इसके साथ साथ छात्रों इस ग्रंथ में रीति रिवाज, राजपुताना के तीज त्योहार, राजपुताना के विवाह उत्सव की हमें जानकारी मिलती है, युद्धों की हमें जानकारी मिलती है। जो मारवाड़ रियासत के शासकों ने जो युद्ध लड़े, मारवाड़ रियासत के शासकों द्वारा जो निर्माण कार्य करवाया गया, अर्थात उनकी स्थापत्य कला के बारे में, मारवाड़ के राजाओं की चित्रकला के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। मारवाड़ रियासत के साथ साथ जो नैणसी की ख्यात है, ये हमें राजपुताना की अन्य रियासतें जैसे मेवाड़ रियासत, सिरोही, बूंदी, रणथंभौर, कोटा, आमेर, जैसलमेर, बीकानेर, इस प्रकार से जो राजपुताना की उस समय जो विद्यमान रियासतें थी राजपुताना में, जैसे आमेर रियासत, मेवाड़ रियासत, करौली रियासत, बूंदी, कोटा रियासत, जैसलमेर, बीकानेर रियासतें, सिरोही रियासत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा रियासतें। तो इस प्रकार से जो तत्कालीन मोहनोद नैणसी के समय जो भी रियासतें विद्यमान थी, उन रियासतों का हमें जो इतिहास की जानकारी किससे प्राप्त होती है? मोहनोद नैणसी की ख्यात से। मोहनोद नैणसी ने राजस्थान की जो सबसे बड़ी ख्यात लिखी, उसका नाम था नैणसी की ख्यात। मोहनोद नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। कालांतर में
जो जसवंत सिंह द्वितीय तथा मोहनोद नैन्सी दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई और नैन्सी को कारावास की सजा दे दी और नैन्सी ने क्या किया कि कारावास में ही आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार से हमें छात्रों जो नैन्सी की ख्याल से हमें राजपूताना के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो छात्रों अगला जो हमारा साहित्यिक स्रोत है वो स्रोत अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका, इसका जो रचनाकार है वो शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन नाम के विद्वान ने अचलदास खींचीरी वचनिका नामक ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ गागरोन के राजा अचलदास खींची की वीरता का वर्णन करता है। साथ ही मांडू के सुल्तान, मांडू मतलब मालवा, मालवा मतलब मध्य प्रदेश को प्राचीन समय में मालवा कहा जाता था और मालवा की जो राजधानी थी वो थी मांडूगढ़ के सुल्तान होशंग शाह, मांडूगढ़ के सुल्तान होशंग शाह जिसे अल्प खां गोरी के आक्रमण इसमें क्या छात्रों कि शिवदास गार्डन नाम के जो विद्वान हैं, ये विद्वान अचलदास खींचीरी वचनिका नामक जो ग्रंथ लिख रहे हैं, इस ग्रंथ में बताया गया है कि अचलदास खींची जो गागरोन के राजा थे, गागरोन का किला वर्तमान में झालावाड़ जिले में छात्रों काली सिंध तथा आहू नदियों के संगम पर बना हुआ एक दुर्गम विशाल जलदुर्ग है ये। तो यहाँ के शासक कौन थे? अचलदास खींची। अचलदास खींची पर मालवा के शासक जो होशंग शाह अर्थात अल्प खां गोरी ने आक्रमण किया और अल्प खां गोरी ने आक्रमण हुआ। अचलदास खींची वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए लड़े गए और 1423 ईस्वी में अचलदास खींची युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और इनकी पत्नी उमा देव ने जोहर कर लिया। तो इस बात की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? अचलदास खींचीरी वचनिका नामक ग्रंथ से हमें मिलती है इस बात की जानकारी। छात्रों जो अगला हमारा जो साहित्यिक स्रोत है वो साहित्यिक स्रोत हमारा है बीसलदेव रासो। इसका जो रचनाकार है छात्रों नरपति नाल। इसका रचनाकार कौन है छात्रों? नरपति नाल है। बीसलदेव रासो का ये रचनाकार है। ये अजमेर के राजा बीसलदेव जो विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका ये उल्लेख करता है। इसमें परमार वंश के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती का वर्णन। इस ग्रंथ में छात्रों ये जो ग्रंथ है बीसलदेव रासो नरपति नाहल नाम के जो विद्वान हैं, इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में अजमेर के चौहान वंश के राजा बीसलदेव चौहान, जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है, उनकी वीरता का उल्लेख करता है तथा इसके साथ साथ में ये क्या कर रहा है कि ये बीसलदेव चौहान के साम्राज्य का उल्लेख भी कर रहा है और बीसलदेव की जो पत्नी है राजमती, बीसलदेव की पत्नी का क्या नाम है? राजमती तथा बीसलदेव के जो प्रेम प्रसंग का उल्लेख कर रहा है। ये जो राजमती थी ये परमार वंश के शासक जो उज्जैन के राजा थे भोज परमार, उनकी पुत्री थी। और इस ग्रंथ में बीसलदेव तथा राजमती
के प्रेम प्रसंग का तथा विषम देव की वीरता का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से छात्रों हमें विषम देव रासो से अजमेर के राजा विषम देव चौहान की हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो हमारा ग्रंथ है खुमान रासो। खुमान रासो इस ग्रंथ का जो रचनाकार था छात्रों दलपत विजय। दलपत विजय छात्रों जो खुमान रासो नामक जो ग्रंथ है ये मेवाड़ के शासक, कहाँ के शासक? मेवाड़ रियासत का वर्णन कर रहा है। मेवाड़ रियासत का वर्णन कौन सा ग्रंथ कर रहा है? खुमान रासो। तो मेवाड़ के शासक बापा रावल जो मेवाड़ के संस्थापक कहलाते, वास्तविक संस्थापक। मेवाड़ के संस्थापक तो राजा गुहिल थे, परंतु इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बापा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक की ये क्या कर रहा है? जानकारी दे रहा है। दलपत विजय का जो ग्रंथ है खुमान रासो, इस खुमान रासो में छात्रों, इस खुमान रासो में मेवाड़ के जो वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं बापा रावल से लेकर जो भी शासक हुए उन शासकों की जानकारी दे रहा है। जैसे खुमान रावल जेठ सिंह, रावल तेज सिंह, रावल सामंत सिंह, रावल रतन सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह। तो इस प्रकार जो सूरवीर शक्तिशाली जो शासक हुए जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने प्रजा की भलाई के कार्य किए, इन सभी का उल्लेख कौन कर रहा है? खुमान रासो नामक ग्रंथ कर रहा है। खुमान रासो जो ग्रंथ है इसके जो रचनाकार है वो कौन है? दलपत विजय। तो खुमान रासो से हमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से छात्रों खुमान रासो जो साहित्यिक स्रोत है उससे हमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त छात्रों जो अगला जो हमारा बिंदु है, अगला जो हमारा ग्रंथ है वो है कानरदेव प्रबंध। कानरदेव प्रबंध छात्रों कानरदेव प्रबंध है, इसका जो रचनाकार है, राइटर है इसका पद्मनाभ। छात्रों इसमें जालोर के राजा कानरदेव चौहान तथा इनके जो पुत्र है वीरमदेव 1311 ईस्वी के युद्ध का वर्णन। छात्रों इसमें क्या है? कानरदेव प्रबंध है। कानरदेव प्रबंध चौहान वंश के इतिहास की हमें जानकारी प्रदान करता है। जालोर में जो चौहान वंश के राजा थे कानरदेव चौहान सूरवीर योद्धा थे और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता मानने से मना कर दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, उसके नेतृत्व में आक्रमण किया। 1311 ईस्वी में आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में कानरदेव चौहान युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी अग्नि जोहर कर लेती है। तो इस प्रकार से हमें कानरदेव प्रबंध से जालोर के चौहान वंश के राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है और कानरदेव चौहान तथा उनके जो पुत्र हैं वीरमदेव चौहान ये 1311 ईस्वी में युद्ध करते हुए अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस बात की जानकारी कौन दे रहा है? कानरदेव प्रबंध नामक ग्रंथ दे रहा है। तो इससे हमें जालोर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त छात्रों पद्मावत नामक ग्रंथ है। पद्मावत से आपने अभी देखा भी होगा, एक पद्मावत फिल्म भी आई थी। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत जो ग्रंथ है छात्रों, पद्मावत ग्रंथ किसका था? मलिक मोहम्मद जायसी का। ये रानी पद्मिनी के बारे में जानकारी प्रदान करता है, लेकिन इसका ग्रंथ जो काल्पनिक है, कथाओं पर, सुनी हुई बातों पर और मनगढ़ंत
जो बातें बनाकर इस ग्रंथ को लिखा गया है। सटीक प्रमाण इतिहास की नहीं देता है, लेकिन ये बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया उस समय मेवाड़ पर रावल रतन सिंह जी का राज्य था तथा उनकी रानी थी रानी पद्मनी, जिसने जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 16,000 राजपूत वीरांगनाओं के साथ अग्नि जौहर कर लिया। छात्रों, जो ये अग्नि जौहर हुआ था राजस्थान के इतिहास में, ये राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर कहलाता है। प्रथम जल जौहर कौन सा था? रणथंभौर वाला। अलाउद्दीन खिलजी जब 1301 ईस्वी में आक्रमण कर रहा है रणथंभौर में, तब तो ये चित्तौड़गढ़ पर जो आक्रमण हो रहा है 1303 ईस्वी में आक्रमण हो रहा है। कब हो रहा है? 1303 ईस्वी में। और रावल रतन सिंह पर आक्रमण हो रहा है 1303 ईस्वी में। तो रावल रतन सिंह के बारे में ये क्या कर रहा है? रावल रतन सिंह के बारे में ये जानकारी प्रदान कर रहा है। और जो रानी पद्मनी है, रानी पद्मनी जो 16,000 राजपूत वीरांगनाओं द्वारा 16,000 जो राजपूत वीरांगनाएं थी उनके साथ में अग्नि कुंड के अंदर कूद गई, वो अर्थात अग्नि जौहर कर लिया। तो इस प्रकार की जानकारी किससे मिल रही है? मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत नामक ग्रंथ से मिलती है। परंतु ये ग्रंथ क्या है? काल्पनिक है, ये श्रृंगार से संबंधित ग्रंथ है। इतिहास में केवल इतना ही मिल रहा है इस ग्रंथ के अंदर की रावल रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और रानी पद्मनी जौहर कर लेती है। तो रानी पद्मनी की जौहर करने की घटना सत्य है, और अलाउद्दीन खिलजी जो रावल रतन सिंह पर आक्रमण करता है वो भी सत्य है। परंतु बाकी इसकी बातें जो काल्पनिक बातें ही लगती है। तो इस प्रकार से जो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त छात्रों खुमान रासो, इसके अलावा सगत रासो, अगला जो हमारा बिंदु है सगत रासो, इसका जो रचनाकार है गिरधर आसिया। इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप तथा उनके भाई शक्ति सिंह का उल्लेख मिलता है। महाराणा प्रताप तथा उनके भाई शक्ति सिंह का इसमें वर्णन मिलता है। महाराणा प्रताप तथा उनके समय के मेवाड़ रियासत की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से छात्रों सगत रासो से हमें महाराणा प्रताप तथा उनके भाई शक्ति सिंह की हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से छात्रों ये जो साहित्यिक स्रोत है, इन साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हम प्राचीनतम राजस्थान के इतिहास को जान सकते हैं। अगला जो स्रोत है छात्रों हमारा, वो स्रोत है हमारा विरुद्ध छत्री किरतार बावनों। दुर्सा आढ़ा नामक जो रचनाकार कौन है? दुर्सा आढ़ा। दुर्सा आढ़ा नामक जो कवि हैं, जो लेखक हैं, इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में दुर्सा आढ़ा जो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ में दुर्सा आढ़ा महाराणा प्रताप की वीरता का उल्लेख करते हैं। महाराणा प्रताप के समय के तत्कालीन मेवाड़ रियासत का इसमें उल्लेख करते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों इस ग्रंथ से हमें महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र का पता चलता है। इसके अतिरिक्त छात्रों जो अगला हमारा बिंदु है वीर विनोद। वीर विनोद जो छात्रों जो ग्रंथ है, इसका रचनाकार है श्यामल दास ददवाड़िया द्वारा वीर विनोद की रचना की गई। वीर विनोद जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में मेवाड़ रियासत, कौन सी रियासत छात्रों? मेवाड़ रियासत का वर्णन मिलता है। ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ 4 भागों में अर्थात 4 खंडों में बटा हुआ है। 4 खंड, इसके कितने खंड है छात्रों? 4 भागों में बटा हुआ है।
और श्यामल दास ददवारिया है। श्यामल दास ददवारिया इस ग्रंथ में मेवाड़ रियासत की जानकारी प्रदान करते हैं। मेवाड़ रियासत का प्रारंभ अर्थात मेवाड़ रियासत के संस्थापक गुहिल से लेकर और महाराणा सज्जन सिंह, ये किसके आश्रित कवि थे? महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे। महाराणा सज्जन सिंह मेवाड़ के राजा हैं, महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह अर्थात मेवाड़ के संस्थापक गुहिल से लेकर और गुहिल वंश के जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों का ये उल्लेख करते हैं। जैसे गुहिल, खुमान रावल, रावल अलहट, जैत्र सिंह, समर सिंह, सामन सिंह, तेज सिंह, रावल रतन सिंह, महाराणा रायमल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा राज सिंह, इस प्रकार से, और महाराणा सज्जन सिंह। अर्थात गुहिल वंश की जब से स्थापना हुई वहां से लेकर और महाराणा सज्जन सिंह तक के ये संपूर्ण मेवाड़ के इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। और मेवाड़ के इतिहास की जानकारी के साथ साथ ये राजपूताना के अन्य रियासतों की जैसे आमेर, बूंदी, कोटा, भरतपुर, रणथंभौर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, करौली, इस प्रकार की जो रियासतें उन रियासतों की भी ये जानकारी हमें प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों जो वीर विनोद नामक जो ग्रंथ है, वीर विनोद नामक ग्रंथ से हमें मेवाड़ के साथ साथ संपूर्ण राजपूताना के इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों